हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका ये आज का पहला वीडियो है। ठीक है। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर लेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे पहले के बैकग्राउंड बैकग्राउंड हेयर मीन्स के हाउ द कंपनी डेवलप्स, ये कंपनी इंडिया में कैसे डेवलप हुई टिल 1757 बैटल ऑफ प्लासी तक। ठीक है। तो फिर हम रीजंस भी देखेंगे क्यों ये बैटल हुआ बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है। तो अगर हम पहले देख लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी केम इंडिया फॉर ट्रेड। द फर्स्ट थिंग इज, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो इंडिया आई थी। उसका पहला जो मकसद था डेट वॉज फॉर ट्रेड करने के लिए यहाँ पे वो कंपनी आई थी। ठीक है। क्यों ये कंपनी यहाँ पे आई थी? बेसिकली हुआ ये था कि उससे पहले यहाँ इंडोनेशिया और इंडिया, ये एरियाज जो थे वो यूरोप के साथ ट्रेड कर रहे थे, और वो ट्रेड बहुत क्या कहें हम, प्रॉफिटेबल ट्रेड था। इसलिए उन्होंने अब यहाँ आके ही ट्रेड करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो इसलिए ये कंपनी इंडिया में आके क्या करने आई? ट्रेड करने के लिए। ठीक है। तो ये कंपनी कब बनाई गई थी? 1600 में। ठीक है। ठीक है। गेन्ड फुटिंग इन इंडिया इन 1612। इंडिया में उसने अपने पैर कब जमाए? ठीक है, 1612 में। ऐसा क्या हुआ 1612 में कि हम कहते हैं कि फुटिंग उनका शुरुआत उसी टाइम से हुआ था। आई तो वो पहले से ही 1600 में बनाई थी, फिर उसके बाद यहाँ आई, लेकिन फुटिंग हम कहते हैं कि 1612 से हुई। बेसिकली जहांगीर, ये मुगल एम्पायर था। ठीक है, मुगल एम्पायर था। उसने राइट दिया इनको, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप एक ट्रेडिंग पोस्ट, जिसको हम फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, सूरत में लगा सकते हैं। तो पहला जो सूरत में फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सेटअप की थी, उसका परमिशन किसने दिया था? डेट वाज द मुगल एम्पायर जहांगीर। ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने? सूरत में। ठीक है। तो इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद ये हुआ कि कंपनी ने अब अपना ये जो ट्रेड है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की। फॉर दैट दे सेटअप एट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट फैक्ट्रीज। ठीक है। तो अपना ये ट्रेड एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट फैक्ट्रीज सेटअप करने की कोशिश की। ठीक है। और कहीं जगह पे लगा भी ली। ठीक है। तो वही हम देखेंगे। ठीक है। इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वाज फाउंडेड इन हुगली। तो बंगाल में उनकी पहली फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश की गई थी? 1651 में। ठीक है। और इसका परमिशन किसने दिया था उनको? एक सूबेदार था बंगाल का, जिसका नाम सुल्तान शुजा था, जो एम्पायर शाहजहां का दूसरा बेटा था। तो बंगाल में फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब एस्टैब्लिश की थी? डेट्स इन द 1651 बाय द परमिशन ऑफ सुल्तान शुजा। ठीक है। ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट सेम इन द सेम ईयर, उसी साल में फिर सूबेदार ग्रांटेड, सूबेदार हियर मींस द सुल्तान शुजा। ठीक है। सूबेदार ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द प्रिविलेज ऑफ फ्री ट्रेड थ्रू आउट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ओनली फॉर ₹3000। हुआ क्या था इसी साल में 1651 में, ये जो सुल्तान शुजा है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया है? प्रिविलेज दिया है। ठीक है। किस बात का? कि आप अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या फ्री ट्रेड कर सकते हो। फ्री ट्रेड हियर मीन्स कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। बट ही इन इंस्टेड, इसके रिटर्न में उसने ₹3000 के रिटर्न में उन्होंने क्या फ्री ट्रेड का परमिशन दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब? 1651 में। ठीक है। देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड? तो सून कंपनी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट कासिम बाजार। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया
कि उसने कासिम बाजार में फैक्ट्रीज सेटअप की थी और देन पटना एंड अदर एरियाज ऑफ द प्रोविंस, और जो बाकी एरियाज है इस प्रोविंस के, ठीक है, तो डिफरेंट प्लेसेस पे उन्होंने फिर क्या किया, फैक्ट्रीज बनाना शुरू किया, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड, फर्स्ट फैक्ट्री 1612 में जहांगीर की परमिशन से कहाँ पे, सूरत पे उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। देन देयर आफ्टर 1651 में उन्होंने हुगली, बंगाल, हुगली एक प्लेस है, वहां पे क्या किया, अपनी फैक्ट्री सेटअप की, और परमिशन किसने दिया था, सुल्तान शुजा ने। और इसी ईयर में उनको क्या मिला, फ्री ट्रेड का प्रिविलेज उनको मिला, किसने दिया, इसी सुल्तान शुजा ने। किस चीज के लिए, कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके बदले सुल्तान शुजा को मिले थे 3000 रुपीज, ठीक है। एंड सून उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे क्या किया, कासिम बाजार, पटना एंड अदर एरियाज में क्या किया, फैक्ट्री सेटअप किए। विच मीन्स कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये अब अपना ट्रेड बंगाल में एक्सपेंड कर रही थी, ठीक है। एंड इसके अलावा अब क्या हुआ, इन 1698 में इंग्लिश परचेज्ड द जमींदारी ऑफ विलेजेस ऑफ सतोनती, कालिकता एंड गोविंदपुर, प्रेजेंट लोकेशन कलकत्ता। क्या कह रहा है कि 1698 में इंग्लिश ने खरीद ली अब जमींदारी किन विलेजों की, सुतानती, कालिकता एंड गोविंदपुर, ठीक है, जो आजकल के कलकत्ता को ही में ही है, ठीक है। फ्रॉम द सूबेदार, किससे ली, अजीमुशान, वहां का सूबेदार था जिसका नाम था अजीमुशान, उसी से ली फॉर रुपीज 1200, 1200 रुपयों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारी खरीद ली कुछ विलेजेस की, ठीक है। एंड देन इन 1717 फिरोज सयार ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू दस्तक। 1717 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक या फरमान भी आपने पढ़ा होगा, फिरोज सयार दस्तक या फरमान, व्हाट दे वाज, दिस वाज द राइट टू फ्री ट्रेड। अब आप ट्रेड भी यहां से आराम से कर लोगे, कहां पे, बंगाल में, ठीक है। किसने दिया था, सुल्तान फिरोज सयार ने दिया था, किसको दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो कंपनी अब है, ये बंगाल में अब बहुत स्ट्रांग होने लगी थी, इसका इन्फ्लुएंस अब वहां पे बढ़ने लगा था, ठीक है। व्हाट हैपन फर्दर, ठीक है, तो उसके बाद कंपनी अब स्ट्रांग होने लगी। अब कंपनी जब स्ट्रांग होने लगी तो वहां का जो रूलर था, ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कंपनी और किसके बीच में, नवाबा बंगाल के बीच में। अब हम आगे से वही पॉइंट्स देख लेंगे जो रीजन बना है किस चीज के लिए, ये जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था, बैटल ऑफ पलासी हुआ था, कब हुआ था, 23 जून 1757 में। किस किस के बीच में हुआ था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाबा बंगाल, नवाबा बंगाल जिसका नाम था सिराज उद दौला, ठीक है, ठीक है। तो अब जो भी पॉइंट्स हम देख लेंगे, ये रीजन बने किस चीज के लिए, ये जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था, ठीक है। पहली बात, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब। अब जब कंपनी इन पोजीशन में आई कि उनको फ्री ट्रेड भी मिला, ठीक है, जिम्मेदारी भी कुछ एरियाज की मिली, ठीक है, एंड दिस मेक्स द कंपनी स्ट्रॉन्गर इन बंगाल। पोजीशन जो कंपनी थी उनकी पोजीशन अब स्ट्रांग होने लगी, दे बिकेम इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। और उनका इन्फ्लुएंशियल होना नवाब के लिए एक खतरे की घंटी थी। उनका इन्फ्लुएंशियल होना किस चीज के लिए खतरा था, नवाब के लिए खतरा था, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देख लेंगे पॉइंट वाइज भी, ठीक है। द फरमान दस्तक प्रोवाइडेड बाय फिरोज सयार, उसमें क्या किया, क्या कहा गया था, फ्री ट्रेड,
फ्री ट्रेड यानी टैक्स फ्री ट्रेड, टैक्स फ्री ट्रेड। अब उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। बिकेम अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान, दिस इज द गवर्नर ऑफ बंगाल। यही पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना। ये जो दस्तक फिरोज सयार ने दिया था कंपनी को, यही पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना। किसके लिए? मुर्शिद अली कुली खान और कंपनी के बीच में। क्यों ये बना? देखो, ऐसा था कि कंपनी वहां पे उस टाइम ट्रेड कर रही है हाई लेवल पे, ठीक है, और जो चीज हाई लेवल पे वर्क कर रही है उस पे तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता था ना। द कंपनी हैज टू गिव मोर टैक्स टू नवाब, लेकिन उसको पहले ही टैक्स फ्री कर दिया गया था। तो अब इकोनॉमी भी, जो नवाब का रूल था उसमें इकोनॉमिक डिप्रेशन भी होता, इकोनॉमी वीक भी हो जाती थी, ठीक है। और क्या होता? लॉस ऑफ रेवेन्यू। जो वहां पे मेन ट्रेडिंग सेंटर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वही टैक्स नहीं दे रही थी, तो टैक्स कहां से आ जाएगा? वो यहां तो लोगों से हासिल ज्यादा करना चाहिए था, ठीक है। तो दिस बिकेम ए कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी हुई कि ये जो मुर्शिद कुली खान था उसने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसी इतनी बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है और वो भी फॉरेन लोगों की, वही यहाँ पे हमें टैक्स नहीं दे रही है जिसका हमें हक है देने का। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट रहा बिटवीन द नवाब्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द स्टेटस ऑफ नवाब डिक्रीजर। वी ऑल नो, अगर जहां सपोज के हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे समझाने के लिए दो कंट्रीज का, वन इज इंडिया एंड अनदर इज बांग्लादेश। दीज टू कंट्रीज के बारे में हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा समझाने के लिए। प्रेजेंट इंडिया जो है वो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी बनी क्योंकि इन्फ्लुएंस बांग्लादेश दैट वाज अ नवाब। तो आज अगर हम देखेंगे इन्फ्लुएंस किस चीज का ज्यादा था, ऑफकोर्स कंपनी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा ना, क्योंकि वो एक्सपेंड हो रही है, वो इंक्रीमेंट की ओर जा रही है, पोजीशन हाई हो रही है। तो ये जो चीज है ये बहुत जहनों में हमेशा था इस नवाब के, इसलिए वो सोच रहा था कि कंपनी डे टू डे एक्सपेंड हो रही है और मेरा जो स्टेटस है वो डे टू डे डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? ऑलरेडी मतलब क्या है कि अब नवाब और कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए। वो क्यों हुए? फर्स्ट थिंग इज कि अब रेवेन्यू नहीं मिल रहा है ज्यादा, देन नवाब थिंक्स के हिज रेस्पेक्ट एंड स्टेटस इज डिक्रीज ड्यू टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सेकंड थिंग, हॉस्टिलिटीज बिटवीन सेकंड थिंग हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। बेसिकली हुआ क्या था, यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था 1740 में, ठीक है। और वहां पे वो जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है उसका रिजल्ट वहां पे होना, यूरोप में होना, इंडिया में क्या हुआ? इस चीज में इंपैक्ट पड़ा। क्यों इंपैक्ट पड़ा? ये जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था इसमें दोनों ब्रिटिश एंड ब्रिटिश एंड फ्रेंच वेर पार्टिसिपेटेड। तो वहां उन दोनों के बीच में ये लड़ाई थी, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट डायरेक्ट कहां पे पड़ा? इंडिया में। क्यों? क्योंकि फ्रेंच लोग भी इंडिया में उस टाइम पे थे और ब्रिटिश लोग भी इंडिया में उस टाइम थे। तो जो लड़ाई यूरोप में शुरू हुई थी उसका इन्फ्लुएंस हमें यहां पे देखना था। लेकिन उस टाइम पे यहाँ का जो बंगाल का नवाब होता है दैट इज द अलविर्दी खान। कौन नवाब होता है? अलविर्दी खान। ही केप्ट देम बोथ अंडर कंट्रोल। उसने दोनों को क्या किया? कंट्रोल में रखने की कोशिश की कि अगर आपकी दुश्मनी यूरोप में है तो आप वो दुश्मनी यहां तक मत ले आइए, ठीक है। तो ही ट्राइड, बट उसके बाद क्या होता है? फ्रेंच वो साउथ इंडिया में एज विक्टोरियस बन जाते हैं, वो जीत जाते हैं, ठीक है। वहां पे वो अपना पावर डेवलप कर रहे हैं एंड दिस थिंग, ये क्या, ये जो चीज है उनका पावर में आना ब्रिटिशर्स को क्या कबूल नहीं था, ठीक है। और उनके जहन में ये भी चीजें थी, जो हमारा इंटरमीडिएटर नवाब है ये इतना पावरफुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अब
कंपनी का लेवल वो इंक्रीज हो चुका था। ठीक है, ठीक है। विच मीन्स कि ये जो नवाब था, अब उसको लगा कि मुझे उतनी रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है फॉरेन पावर से भी, क्योंकि मैं यहाँ का रूलर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बाहर के जो पावर्स अब यहाँ पे आए हैं, मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। रीजन क्या हुआ कि कंडीशन जो फर्दर वर्स हुई, जो कॉन्टैक्ट था, जो हम इसको क्या कहेंगे, रिलेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब, इट बिकम डिटोरेटेड फर्दर। ये हद से ज्यादा अब खत्म होने लगी। ठीक है, फर्दर खराब होने लगी। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट क्या हुआ इस चीज के बाद, अब उसके बाद चीज ऐसी हो जाती है कि अलवर्दी खान की डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद उसका जो ग्रैंड सन है नवाब सिराज उद दौला, वो क्या बन जाता है, नवाबा बंगाल। वो बन जाता है नवाबा बंगाल। अभी मैंने आपको एक चीज कही थी कि फिरोज सयार ने क्या किया था, कंपनी को 1717 में दस्तक या फरमान दिया था, जिस जो उनका प्रिविलेज दिया था कि आप फ्री ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये कंपनी को मिला था ये चीज। लेकिन कंपनी में जो एम्प्लॉयज थे वो इस चीज का यूज करके प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि उनके पास परमिशन तो था, लेकिन वो कंपनी के पास था, कंपनीज के एम्प्लॉयज के पास नहीं था। लेकिन वो खुद यहाँ पे खुद का बिजनेस या ट्रेड करना स्टार्ट किया है उन लोगों ने, लेकिन वो भी चाहते थे कि हमें क्या ड्यूटी फ्री ट्रेड हम यहाँ पे करेंगे। एंड दिस बिकम अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो मतलब ये जो कंपनी के ऑफिशियल्स है ये मिसयूज कर रहे थे क्या, किस चीज को, दस्तक को। एंड इंस्टेड ऑफ दैट नवाब को अब शक होने लगा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है नाउ अब इन्फ्लुएंशियल है, ही कंपनी ट्राइंग, कंपनी कोशिश कर रही है कि जो भी नवाब सिराजुद्दौला का एनिमी है, ठीक है, और राइवल है, उसको लालच दे रहे वो थ्रोन चीज के लिए, वो उसको बैक कर रहे, जो भी एनिमी है सिराजुद्दौला का वो उसको बैक कर रहे हैं। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखेंगे हम यहाँ पे टैसल विद नवाब सिराजुद्दौला। अलवर्दी खान डाइड ऑन 9 अप्रैल 1756। कब वो उसकी डेथ हो जाती है, 9 अप्रैल 1756। एंड देन सिराजुद्दौला बन जाता है नवाबा बंगाल। नवाब ने अब कोशिश क्या की कि ये जो कंपनी के ऑलरेडी आई मेंशन दैट ये जो कंपनी के एम्प्लॉइज थी उन्होंने यहाँ पे प्राइवेट ट्रेड करना स्टार्ट किया। ठीक है, और इस चीज को रोकने के लिए नवाब सिराजुद्दौला ने कोशिश की थी। ठीक है, एंड उसका कहना था कि जो दस्तक मिला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो इसका मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, कौन, एम्प्लॉइजा कंपनी। ठीक है, also Nawab suspected that the company was hostile to him and was favoring his arrivals for the throne of Bengal। ये चीज मैंने आपको पहले ही कहा कि उसको लगा कि ये जो कंपनी है यही जो मेरे राइवल्स है यहाँ पे उनको बैक कर रही है, किस चीज के लिए, ये जो थ्रोन ऑफ बंगाल है। ठीक है, एंड द फर्दर व्हाट हैपेंड। अब यहां से हम पहले ही देख चुके थे कि क्या हुआ कि एस्ट्रियन सक्सेशन जो वार है उसको वो यहाँ पे अब ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में लड़ने लगे, जिसकी वजह से नवाब को लगा कि ये मेरी बातें आप नहीं मान रहे हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग क्या हुआ कि वो नवाब को लगा था कि हमारा रेवेन्यू ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसलिए नफरत होने लगी अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, के लिए यहाँ पे। देन कि ये जो मिसयूज़ ऑफ दस्तक वगैरह किया था कंपनी के ऑफिसर्स ने, इसने सिचुएशन को ऑलरेडी क्रिटिकल बनाया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने की तो जिसने सिचुएशन फर्दर वर्स की, किस चीज के लिए, एंड देन द रिवोल्ट एंड देन द बैटल हैपेंड बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाबा बंगाल। ऑफ कोर्स नवाब हार जाता है, लेकिन नवाब तो लड़ता है ना, खड़ा हो जाता है ना, अपनी स्टेटस के लिए लड़ जाता है ना। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट्स फर्दर वर्सन द सिचुएशन। अब ये जो पॉइंट्स हैं
उन्होंने हालात और खराब कर दी हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड शेल्टर टू कृष्णा वल्लभ, ठीक है, हु वाज चार्ज्ड विद फ्रॉड बाय द नवाब। बेसिकली काम क्या हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक बंदे को अपने पास रखती है, ठीक है, जिसका नाम कृष्णा वल्लभ था। लेकिन वो बंदा था जिसपे आरजी चार्जशीट लगा हुआ था, ठीक है, किसके कोर्ट में, नवाब के कोर्ट में। सपोज सिचुएशन बिकम्स कि जो नवाब था वहां किसी बंदे ने गलती की थी और उसको सजा मिलनी थी, लेकिन कंपनी ने उसी शख्स को अपने पास रखा था, तो सिचुएशन फर्दर ठीक हो सकती है या खराब हो जाएगी। तो डेट मीन्स कि सिचुएशन फर्दर, ये जो रिलेशन है या फर्दर खराब हो जाएंगे, ठीक है। देन न्यू फोर्टिफिकेशंस एट कलकत्ता। एक तरफ से कंपनी नवाब के दुश्मनों को जगह दे रही है और दूसरी तरफ से ये जो कंपनी है वो अपनी जो उसकी फैक्ट्रीज है उनको फोर्टिफाई करना चाहता, ठीक है, एक्सपेंशन करना चाहता। तो डेट मीन्स कि नवाब को लग रहा है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फॉर ऑल डेट नवाब सेंट वार्निंग्स टू द कंपनी बट कंपनी इग्नोर्ड। इन सभी चीजों के लिए कि फोर्टिफिकेशन मत करो और ये जो कृष्णा वल्लभ है इसको मेरे पास भेज दो, सभी वार्निंग सिराजुद्दौला ने उन तक पहुंचाई, लेकिन कंपनी इग्नोर, कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया इस चीज के रिलेटेड, ठीक है। देन सिराज ने कोशिश की कि उसने टेक ओवर किया फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड फोर्ट विलियम इन जून 1756। उसने कोशिश की कि अब हमला किया, उसने टेक ओवर किया फैक्ट्री जो कासिम बाजार में थी और फोर्ट विलियम्स, कब, जून 1756 में। अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए उसने ये स्टेप किया कि मैं भी उनको दिखा देता हूं कि मैं क्या चीज हूं, ठीक है। देन ऑन 20th जून सिराजुद्दौला कैप्चर्ड कलकत्ता एंड केप्ट इट अंडर मानिक चंद एंड रिटर्न टू मुर्शिदाबाद। उसके बाद हुआ क्या, 20th जून सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को कैप्चर किया और इसका इंचार्ज किसको बनाया, मानिक चंद को, और फिर वो मुर्शिदाबाद वापस चला आया। और इसी टाइम में जब वो फोर्ट विलियम्स को कैप्चर कर रहा था, उसी टाइम में एक इंसिडेंट हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। बेसिकली इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक सुमाल रूम था, ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला ने जब अटैक किया था वहां पे जो इंग्लिश के बंदे थे दे वायर 123, ठीक है, 123 बंदों को उसने क्या किया था, एक सेल में क्या किया, सॉरी, बहुत उसमें कुछ बंदे थे और उन बंदों में से 123 पर्सन्स की डेथ हो जाती है। लेकिन ये जो पर्सन्स थी ये इंग्लिश पर्सन्स थे और वहां पे 123 बंदों की डेथ हो जाती है। तो इस इवेंट को हम कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो कब हुई, 20th जून 1756 में। इसके बाद क्या हो जाता है कि अब ये जो चीजें हुई, सिराजुद्दौला ने स्ट्राइक की पहले कासिम बाजार और सर विलियम्स फोर्ट, उनको कैप्चर किया, फिर क्या किया कि कलकत्ता को भी एनेक्स करके वहां पे मानिक चंद को क्या रखा, उसका इंचार्ज, एंड देन वो फिर मुर्शिदाबाद चले गए। लेकिन एक्चुअल बैटल होने के बाद, इसके बाद कुछ चीजें हुई, उसके बाद बैटल हुआ, तो वही चीजें हम देख लेंगे, ठीक है। कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक जाने के बाद क्या चीजें हुई तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। मानिक चंद जो था वो कौन था, इंचार्ज ऑफ, नवाब इंचार्ज ऑफ कंपनी, नहीं कलकत्ता, कंपनी नहीं कलकत्ता, ठीक है। ब्रिटिश लोगों ने उसको ब्राइब किया, अपनी तरफ खींचा पैसे देकर, ठीक है। ही सरेंडर्ड कलकत्ता टू इंग्लिश, उसने कलकत्ता को
इंग्लिश लोगों के लिए आफ्टर मेकिंग ए शो ऑफ रेजिस्टेंस, दिखावे थोड़ा सा उनके साथ लड़ाई वड़ाई की, तो लेकिन ऑलरेडी उसने पैसे तो लिए थे, तो फिर उसने कलकत्ता फिर वापस दिया किन लोगों को, इंग्लिश लोगों को। ठीक है। देन इन फरवरी 1757 अब कलकत्ता किन के पास आ गया, किन के पास आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। ठीक है। एंड देन नवाब, नवाब को फिर क्या, एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसको हम ट्रीटी ऑफ अली नगर के नाम से जानते हैं। और इस ट्रीटी की वजह से हुआ क्या, इट रेस्टोर टू द इंग्लिश देयर फॉर्मर प्रिविलेजेस ऑफ ट्रेड, जो भी ट्रेड प्रिविलेजेस, ड्यूटी फ्री ट्रेड उनको प्रिविलेज मिला था, अब उनको वो वापस फिर से देना पड़ा। ठीक है। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ग्रांट परमिशन टू फोर्टिफाई कलकत्ता, अब एक्सपेंशन के लिए भी क्या परमिशन मिला, लेकिन रीजन क्या था, वही मानिक चंद की बेईमानी रीजन था। ठीक है। प्रॉमिसिंग कंपनसेशन फॉर द लॉसेस सफर्ड बाय द इंग्लिश। इन एडिशन टू दिस, इंग्लिश लोगों ने नवाब को कहा कि आपकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ, तो अब आपको, तुम्हें हमें जुर्माना देना होगा। तो ये चीज भी उस ट्रीटी ऑफ अली नगर में लिखनी पड़ी। तो मतलब क्या है इस यहाँ पे, तो ये जो मानिक चंद है, उसने अगर ब्राइब नहीं लिया होता तो ये चीजें नहीं होती, कलकत्ता बैक टू ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं हो जाता। ठीक है। तो वहां पे हम पहुंचे थे कि ट्रीटी ऑफ, नहीं देन फिर क्या हुआ कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको लगा था कि नवाब को अब कुछ करना है, इसका तो कुछ करना है, क्योंकि ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कर चुका था वो, इंग्लिश के 123 पीपल्स को वो उसकी वजह से मारे गए थे, कलकत्ता को कैप्चर किया था, हालांकि फिर उन्होंने इस चीज़ को क्या रिकवर किया, लेकिन अब अंग्रेज़ों को लगा कि हमें इसके खिलाफ अब कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। ठीक है। आफ्टर दिस इंग्लिश वर ऑन द ऑफेंसिव मोड, अब उनके रगों में गुस्सा दौड़ रहा था, वो चाहते थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। दे अरेंज्ड कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट नवाब, अब उन्होंने डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स यूज की, उन्होंने कहा कि अब ये जो नवाब के कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स है, उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे। ठीक है। तो उन मेन इंपॉर्टेंट पर्सन्स में एक था मीर जाफर, राय दुर्लभ एंड जगत सेठ। ये 3 मेंबर्स थे जो नवाब के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स थे। तो अंग्रेजों ने इन सभी को अपनी तरफ कर लिया। तो जब अपने ही दूसरे के हाथों में चले गए, तो ये पक्का था कि जो नवाब था उसको बैटल में हारना पड़ा। तो उन्होंने स्ट्रैटेजियां बनाई कि जो इसको लोग हैं उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे, क्योंकि अब हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तो उस लड़ाई में हम नवाब सिराजुद्दौला को फिनिश करके खत्म कर लेंगे। ठीक है। तो व्हाट हैपेंड फर्दर, अब उन्होंने मैक्सिमम तो अब हुआ क्या, ये जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने पहले ही ग्राउंड को सजा के रखा था। ठीक है। किस तरह के, ऑलरेडी जो भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स थे, किसके एडमिनिस्ट्रेशन के, सिराजुद्दौला के एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको अपनी तरफ खींच के रखा था उन्होंने। तो अब तो क्या ही हो सकता है, तो वो हम फर्दर देख लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि नवाब से लड़ने के लिए रॉबर्ट क्लाइव निकल रहे हैं, कहां से, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद के लिए, और वो पहुंच जाते हैं मुर्शिदाबाद 23 जून 1757। ठीक है। एंड द राइवल फोर्सेस फेस्ड ईच अदर, तो वहां पे अब लड़ाई होनी शुरू हुई ऑन द बैटलफील्ड ऑफ पलासे। पलासे बेसिकली एन एरिया ये है। ठीक है। कहाँ पे, साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के साउथ में। ठीक है। एक बैटल हुआ, लेकिन ये जो इंग्लिश की आर्मी थी वो लिमिट नंबर्स में थी एज कंपेयर टू नवाब्स आर्मी। लेकिन ये जो नवाब की आर्मी थी ना, उसका एक जो कमांडर था मीर जाफर, वो ऑलरेडी
अंग्रेज़ों के साथ लड़ा हुआ था। जब इंचार्ज ही लड़ा हुआ था तो आर्मी बाकी क्या कर सकती थी, ठीक है। लेकिन मीर जाफर को ऐसे नहीं उनको ब्राइब दे के या ऐसे ही कुछ नहीं कहा। मीर जाफर को ये प्रॉमिस किया गया था कि अगर हम नवाब सिराजुद्दौला को मारने के बाद आपको ही नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाएगा। ये लालच दी गई थी किसको? मीर जाफर को, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड टॉपिक, वी विल डिस्कस इट फर्दर। तो पहले हम अपने ही टॉपिक पे वापस आएंगे, ठीक है। द इंग्लिश आर्मी कंसिस्टेंस ऑफ, ये जो इंग्लिश आर्मी थी, अब उसमें कितने पर्सनस थे? 950 यूरोपियन इन्फेंट्री, ठीक है, यूरोपियन आर्टिलरी 100 पर्सनस एंड 2100 इंडियन सिपाहीज जो वर्क कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। एंड नवाब को कितनी आर्मी थी? 50,000, लेकिन वाज कमांडेड बाय मीर जाफर, ब्राइबड मीर जाफर, ठीक है। तो जब लीडर ही सपोर्ट में नहीं था तो आर्मी क्या कर सकती थी? तो हुआ क्या, ये जो नवाब सिराजुद्दौला है उसको वहां पे मारा गया और मीर जाफर वहां से भाग के कहा मुर्शिदाबाद पहुंच जाता है और वहां के लोगों को बता देता हूं कि अब मैं ही आपका नवाब हूं, ठीक है। दियर आफ्टर उसको भी हटाया जाता है, ठीक है, और मीर कासिम को एंथ्रोन किया जाता है। फिर उसके साथ भी एक बैटल हो जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब रिजल्ट क्या हुए? उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को ख़त्म किया, किल कर दिया। लेकिन फिर रिजल्ट्स क्या हुए रिवोल्ट ये सॉरी बैटल के बाद? द फर्स्ट थिंग वाज, मीर जाफर जब अब थ्रोन पे आया, मीर जाफर ग्रांटेड, उसने दी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी ऑफ 24 परगनाज टू द कंपनी। कंपनी को जमींदारी अब मिल गई 24 परगनाज। परगनाज आप समझिए कि ये एज स्टेट में जैसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, ऐसे ही था उस टाइम बंगाल में ऐसे प्लेसेस। एंड 50 लाख रुपीज इन रिवार्ड टू आर्मी एंड नेवल ऑफिसर्स। मीर जाफर ने ये क्या किया कि 50 लाख रुपए उन्होंने किसको दिया? ये जो इंडिया के आर्मी के जो हायर ऑफिसर्स थे और नेवी में जो उनके ऑफिसर्स थे उनको 50 लाख रुपए दे दिए गए थे। एंड नेक्स्ट, ऑल फ्रेंच सेटलमेंट्स इन बंगाल वायर सरेंडर्ड टू द इंग्लिश। जो भी फ्रेंच सेटलमेंट, फ्रेंच लोगों की प्रॉपर्टी जो भी कहाँ पे थी बंगाल में, वो किन को दी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इट वॉज आल्सो अंडरस्टूड British officials and merchants should no longer be asked to pay duties on their private trade। और ये भी कहा गया कि ये भी अब समझने ही बात थी, जब हुकूमत करने ही वाले लोग वो बन गए, अब वो क्या कहेंगे कि कोई नवा बनाना है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनाएगी। अब उनके जो ऑफिशियल्स होंगे या और कुछ होंगे उनको अब हम नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे पहले टैक्स दीजिए फिर ट्रेड कीजिए, ये बात भी अब हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस हैपनेड आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी। अब सिग्निफिकेंस क्या थी इस चीज में? ये जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था, कौन सी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हमें वहां से मिले? क्या क्या चीजें आफ्टर हुई या क्या क्या चीजें अब होने वाले भी होंगे? तो वो भी वही हम यहाँ पे देख लेंगे। स्टेटस ऑफ ब्रिटिश, स्टेटस ऑफ ब्रिटिश इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या है कि ये जो लोगों में लोगों के जहनों में ये था कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं दे वर फॉरेनर्स और वो सुप्रीम यहाँ पे है नहीं। हमारा नवाब क्या है? वो सुप्रीम है, वो मोर पावरफुल है। लोगों के जहन में नवाब की वो पावरफुल बातें खत्म हो गई और अब उनको लगा कि स्टेटस, ये जो ब्रिटिश कंपनी है ये पावरफुल है, ठीक है। नवाब बिकेम पॉपेट। व्हाट डज इट मीन? अब कंपनी जैसे चाहेगी वैसे ही नवाब को करना है। अगर हम यहां पे देख लेंगे, नवाब रिमेनड ओनली नॉमिनल हेड, नाम का रहा, नॉमिनल सिर्फ नाम का, जो भी कंपनी कहेगी अब उसको वही करना है, ठीक है। पॉलिटिकल सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश। अब जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज यहां हो जाएंगी
उस टाइम बंगाल में, देयर आफ्टर फॉर फ्यूचर, वो आप डिसाइड कर लेगी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ए न्यू पॉलिटिकल सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर दिस रिवोल्ट, आफ्टर दिस सॉरी बैटल। बैटल के बाद अब यहाँ का पॉलिटिकल सेटअप वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगा। ठीक है, प्लंडर टू बंगाल, ऑलरेडी जिस कंपनी का मकसद था ड्रेन ऑफ वेल्थ, ट्रेड, प्रॉफिट अर्न करना, अब हुकूमत उन्हीं के हाथों में आ गई, तो अब वो क्या लूट के लेंगे, किसको, बंगाल को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपका जो प्रीवियस वीडियो है उससे लिंक करके इस वीडियो को उस वीडियो के साथ लिंक कर देता हूँ, तो इट विल टेक अबाउट अ मिनट। तो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ पे अपनी बात एंड की थी कि जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था, जो किसके बीच में हुआ था, इंग्लिश एंड ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाबा बंगाल, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला को उस बैटल में किल किया जाता है एंड द बैटल वाज वन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो उसके बाद मीर जाफर को एज ए नवाबा बंगाल बनाया जाता है, नवाबा बंगाल बनाया जाता है। और उसके बाद इंग्लिश उससे बहुत चीज़ों की डिमांड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ही प्रोवाइडेड टू कंपनी ज़मींदारी ऑफ वेरियस एरियाज। ठीक है, एंड वो पैसे भी प्रोवाइड कर देता है जो आर्मी के हायर ऑफिशियल्स थे। ठीक है, इसके बावजूद जो आफ्टर द पैलेस हुआ, अब हम पहले वो डिस्कस कर लेंगे, तो देयर आफ्टर वी विल मूव ऑन आवर टॉपिक, जो टॉपिक है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले जब मीर जाफर क्या नवाब बना बंगाल का, तो नवाब बनने के साथ साथ उसको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो पहले हम वो चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, देयर आफ्टर वी विल मूव फर्दर। ठीक है, सम जमींदार रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मीर जाफर एज रूलर। पहली जो डिफिकल्टी उसके सामने आई थी, सम जमींदार, यहाँ पे आप हम देखेंगे कि ये जो जमींदार थे ना, दे प्लेड ए मेजर रोल उस टाइम पे, इवन इन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड भी, क्योंकि रेवेन्यू जो स्टेट चलती थी वो इन्हीं के रेवेन्यू से चलती थी, जो इन पे टैक्स लगाया जाता था उसी से क्या एक एम्पायर चलती थी। ठीक है, तो अगर वो जमींदार किसी चीज को रिफ्यूज कर देते थे तो डेट विल बिकम ए ग्रेट ऑब्स्टिकल फॉर हिम, वो एक बड़ा मसला खड़ा हो जाता था। ठीक है, यही बात किसके साथ हुई, मीर जाफर के साथ। किस किसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, द फर्स्ट वाज राजा राम सिन्हा ऑफ मिदनापुर। मीर जाफर को इसने भी एक्सेप्ट एज अ रूलर नहीं किया। ठीक है, एंड नेक्स्ट वाज हिजीर अली खान ऑफ पूर्णिया। ये जो जमींदार थे उन्होंने मीर जाफर को एक्सेप्ट नहीं किया एज ए नवाब। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ नवाब बिकम वीक, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। बैटल ऑफ पलासी के बाद कुछ पैसे नवाब को देने पड़े, किसको, ईस्ट इंग्लिश कंपनी को। ठीक है, और ऑलरेडी कंपनी को भी अब क्या किया गया था पलासी के बाद कि फ्री ट्रेड, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, तो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो कम हो चुका था। कहाँ पे, इस बंगाल में। दैट मीन्स कि ये जो नवाब है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये वीकनेसेस नजर आई इंग्लिश लोगों को कि मीर जाफर जो है ही इज नॉट ए कैपेबल टू बिकम ए नवाब, वो नवाब बनने के लायक ही नहीं है, ही इज इनकॉम्पिटेंट, तो उन्होंने मीर जाफर को डिपोजिशन किया। डिपोजिशन मीन्स को उसको नवाबशिप से हटाया गया था। ठीक है, ठीक है, और जब मीर जाफर वर्क कर रहा था एज ए नवाब, ही हैड टू पे हेवी टू हिज इंग्लिश फ्रेंड्स। उसको उसके जो इंग्लिश फ्रेंड के दोस्त थे उनको बचाने के लिए ही हैड टू पे मनी फॉर हिम, मनी भी और उसकी चीजें जो भी एक्स्ट्रा चीजें उनको उनके कंफर्ट के लिए, उनको खुश करने के लिए उसको बहुत सी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। ठीक है, बिलीविंग दैट द वेल्थ ऑफ द बंगाल वाज इनएग्जॉस्टेबल। कंपनी को क्या लग रहा था कि ये जो बंगाल है इसकी जो वेल्थ है
दैट इज इनएग्जॉस्टेबल, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, कंपनी ऑर्डर दैट, और फिर कंपनी ने क्या किया है, बंगाल शुड पे द एक्सपेंसेस ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस। और कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि बंगाल इज द रिच प्रोविंस। ठीक है, और जो भी एक्सपेंस खर्चा हमें आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन सभी चीजों पे आए, ट्रेड सभी चीजों पे वहां आए, वो क्या किया जाएगा, वो कंपनी जो टैक्स कहां कहां पे बम्बई एंड मद्रास में देना पड़ता था, वो हासिल कर लेगी, वो चीज कंपनी हासिल कर लेगी कहां से, बंगाल प्रोविंस से। दैट मीन्स कि जो उनको वहां पे टैक्स लिया जाता था, वो अब कंपनी कहां से हासिल कर रही थी, कहां से, बंगाल प्रोविंस से। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल लॉस अब यहां स्टार्ट हुआ। ये जो मीर जाफर का थ्रोन था, नवाबशिप ऑफ पीरियड, दिस वाज सराउंडेड बाय मनी ऑब्स्टिकल्स, वो बड़े चीजों में उलझा हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू द नेक्स्ट इज, जब मीर जाफर को क्या किया गया था, डिथ्रोन किया गया था। अब उसका जो बेटा था, जिसका नाम मीरान था, और मीर कासिम, जो सन इन लॉ किसका था, मीर जाफर का, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। किस चीज के लिए, नवाब बनने के लिए। फाइट बिटवीन मीरान, जो सन था किसका, मीर जाफर का, एंड कासिम, एंड मीर कासिम, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। एंड मीर कासिम वाज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। किस चीज के लिए, कि अब नवाब कौन बनेगा। अब ये आपस में ही लड़ने लगे। ठीक है, मीर कासिम वाज सपोर्टेड बाय वेनस्टार्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीर कासिम जो था, उसको बैक कर रहा था बंगाल का उस टाइम का गवर्नर, जिसका नाम था वेनस्टार्ट। क्यों बैक कर रहा था, वाई ही वॉज बैकिंग मीर कासिम, इसके पीछे एक रीजन था। डेट वाज, मीर कासिम ने इस बंदे के साथ एक सेक्रेट एग्रीमेंट बनाया था। ठीक है, इसीलिए वेनस्टार्ट किसको, मीर कासिम को बैक कर रहा था। अगर हम यहां पे देख लेंगे, वेनस्टार्ट दैट मींस ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बैकिंग टू मीर कासिम। किस चीज के लिए, टू बिकम द नवाब बनने के लिए। ठीक है, तो इससे आगे आगे क्या हुआ, जब कंपनी ने क्या किया, सपोर्ट किया मीर कासिम को नवाब बनने के लिए। देन इन अक्टूबर 1760, रिमेंबर दिस डेट, कब, 1760 में, इंग्लिश फोर्स टू मीर जाफर टू लीव थ्रोन इन फेवर ऑफ मीर कासिम। इंग्लिश लोगों ने जबरदस्ती की किसके साथ, मीर जाफर के साथ। किस चीज के लिए, कि आप अब नवाबशिप किसको दोगे, मीर कासिम को। ठीक है, यहां तक बातें समझ आ रही हैं या नहीं। ठीक है, इन रिटर्न अब इंग्लिश वालों ने फोर्स किसको किया, मीर जाफर को। किस चीज के लिए, कि आप अपनी जो नवाबशिप है वो यहीं पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन इसके बरक्स, इसके बदौलत इन रिटर्न मीर कासिम ने क्या किया, प्रोवाइडेड देम द जमींदारी या डिस्ट्रिक्ट्स बुर्दवान, मिदनापुर एंड चिटगांव। इसके बदले बैक करने का रीजन यही था कि मीर जाफर उनको जमींदारी दे रहा था, किन डिस्ट्रिक्टों का, बुर्दवान, मिदनापुर एंड चिटगांव। उनको पता था कि अगर हमें जिम्मेदारी इन एरियाज की मिली तो यहां से हम मुन्नी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो फजूल में मीर कासिम को बैक नहीं कर रहे थे। ठीक है, मीर कासिम आल्सो गिफ्टेड 29 लाख रुपीज टू हायर इंग्लिश ऑफिशियल्स। और इसके अलावा मीर कासिम ने 29 लाख रुपीज किन लोगों को दी, जो ब्रिटिश हायर ऑफिशियल्स थे। इसीलिए क्या हो रहा था कि मीर कासिम को सपोर्ट मिल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे हमने जो भी पढ़ा है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ऐसे ही। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बैटल ऑफ पलासी हो जाता है। ठीक है, और वहां पे सिराजुद्दौला को किल किया जाता है। दैट मीन्स द कंपनी, ये जो बैटल है वो जीत जाती है। देयर आफ्टर
मीर जाफर को क्या किया जाता है, नवाब बनाया जाता है, लेकिन सून उसको रिमूव भी किया जाता है कि अंग्रेज लोगों को ये लग रहा है कि मीर जाफर क्या है, वो एक कैपेबल रूलर नहीं है, वो कैपेबल रूलर नहीं बन सकता, इज इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कंपनी के कुछ प्रोमिस फुलफिल नहीं कर सकता था। ठीक है, देयर आफ्टर व्हाट हैपन, अब जब उसको डिथ्रोन किया गया था, उसका जो बेटा मीरान था और उसका सन इन लॉ मीर कासिम था, उनके बीच में क्या हुआ, टसल हुई उनके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट हुआ उनके बीच में, किस चीज के लिए, फॉर द थ्रोन। ठीक है, लेकिन मीर कासिम को सपोर्ट मिल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने, मीर कासिम ने ऑफर किया था उनको, अगर मैं नवाब बन जाऊंगा, बुर्दवान, चटगांव, इन एरियाज का जमींदारी में आपके नाम कर दूंगा। एंड ही अश्योर्ड देम कि मैं, उन्होंने, उसने उनको कितने 29 लाख रुपीस उनको दिए। लेकिन जब अब मीर कासिम थ्रोन पे आ जाता है, उसका फेस रियल दिखने लग जाता है, एंड दैट थिंग लीड्स टू बैटल ऑफ बक्सर। अब हम जो यहां से पढ़ लेंगे वो रीजंस रहेंगे किस चीज के लिए, बैटल ऑफ बक्सर के लिए। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो भी होगा वो इन बिटवीन होगा मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? अब मीर कासिम ही नवाब है किसका, बंगाल प्रोविंस का। ठीक है, आफ्टर किस क्या कहेंगे हम इसको, अचीविंग द थ्रोन, क्योंकि दिया किसने, बैग किसने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को कहा कि आप हमारे साथ एक ट्रीटी साइन कीजिए। ट्रीटी में भी वही चीजें होंगी। ठीक है, जो बेनिफिट, जिसमें बेनिफिट होगा मैक्सिमम इंग्लिश लोगों का। ठीक है, दिस इज फॉर श्योर। मीर कासिर एग्री टू गिव कंपनी द जमींदारी या बुर्दवान, मिदनापुर एंड चिटगांव। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज बताया है। ठीक है, एंड एग्री टू पे ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू कंपनी। उसने इस चीज का भी एग्री किया कि मैं आपको क्या करूंगा कि मैं कंपनी को टाइम टू टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट या एक किस्म का जो हम पे दूंगा। ठीक है, कंपनी को, राइट। एंड आल्सो ही विल गिव 5 लाख रुपीज टू कंपनी एज वार एफर्ट्स इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट थिंग उसने क्या कहा कि मैं कंपनी को उस टाइम पे सपोर्ट कर दूंगा जब वो साउथ इंडिया में लड़ाई लड़ेगी, जिस जो भी वहां पे उनका खर्चा आएगा उसमें भी मैं आपको 5 लाख रुपए दे देता हूं। किस टाइम पे, जब उसने थ्रोन अचीव आप कर लिया। तो यहां से कंपनी को क्या लगा कि हमने ऐसे बंदे को नवाब बनाया है जो सिर्फ हमारे इशारों पे चलता है। ठीक है, तो उनकी सभी वो जो भी ब्रिटिश लोग कह रहे हैं कि वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो डेट मीन्स कि उनको रियलाइज हुआ कि ये जो नवाब साहब है, मीर कासिम साहब है, ये अब हमारे ही तरह, क्या जो हम चाहेंगे ये वैसा ही करेगा। लेकिन ये इनिशियल डेज, लेटर ऑन ही चेंज्ड हिज फेस। नेक्स्ट क्या हो रहा है इसके बाद, तो फ्रेंड्स, इफ ऑलरेडी, सॉरी फॉर द इंटरवेंशन, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, ठीक है, आई होप यू विल सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज JKSSB जनरल स्टडीज। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं यहां से अब। तो कंपनी थॉट दैट मीर कासिम इज द रियल पपेट ऑफ कंपनी। कंपनी को क्या लग रहा था कि ये जो अब कौन साहब है, नवाब साहब है, ही इज द रियल पपेट, वो हमारे हाथों में एक हथियार है, जो हमें, जो भी हम कहेंगे वो करेगा हमारे लिए, क्योंकि सभी शर्तें उसने एग्री की थी। ठीक है, बट मीर कासिम बिलाइड देयर होप्स, जो भी उनकी उम्मीदें थी, मीर कासिम ने उनको सबको उसके अगेंस्ट चला। मीर कासिम, जो भी होप्स डेवलप हुई थी कंपनी के जहनों में, तो वो सभी चीजें अगेंस्ट किया है किसने, मीर कासिम ने। व्हाट ही डिड वी विल सी दैट फर्दर। यहां से वो क्या कर देता है, तो यहां पे आफ्टर अज्यूमिंग पावर मीर कासिम शिफ्टेड कैपिटल। फर्स्ट थिंग, मीर कासिम पावर में आने के बाद पहला काम क्या कर रहा है, ही शिफ्टेड द कैपिटल। उसने अपनी कैपिटल ही चेंज कर ली। पहले कैपिटल थी मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद कैपिटल थी,
देन ही शिफ्टेड इट मुंगेर इन बिहार, फिर ये बिहार कैपिटल शिफ्ट कर रहा है। इसके पीछे वजह क्या था? इस शिफ्ट ऑफ कैपिटल के पीछे वजह यही था कि मीर कासिम नहीं चाहता था कि वो डायरेक्ट या क्लोज टू रहे किन लोगों को? अंग्रेजों। अंग्रेजों के क्लोज वो नहीं रहना चाहता था। वो नहीं ये करना चाहता कि ब्रिटिश लोग जो है उनका क्लोज कांटेक्ट मुझ पे रहे, उनकी नजर मुझ पे रहे। ठीक है, इसलिए उसने शिफ्ट की थी कैपिटल, कहां से? मुर्शिदाबाद से मुयंगर, जो बिहार में है। ठीक है, he reorganized his administration with the man of his own choice. Second thing, उसने ये कहा कि मुझे ब्रिटिश लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इस चीज के लिए उसने खुद कुछ बंदों को सिलेक्ट किया है अपनी चॉइस पे कि किस चीज के लिए कि आप मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में रहो, सो दैट वी विल डू समथिंग फॉर आवर पीपल्स, हम अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। तो कंपनी वहां से क्या सोच रही थी? ही विल एक्ट एज अ रियल पॉपेट। तो इस तरह से नवाब ने क्या अगेंस्ट चला किस कंपनी से। ठीक है, he reorganized his army to enhance its skills and efficiency. उसने अपनी आर्मी को रिऑर्गेनाइज किया, नई एक ट्रैक पे लेके आया, नई स्किल्स सिखा दी। किस चीज के लिए? he was preparing his army to fight against the British. यही रीजन था कि वो अपनी आर्मी को स्किलफुल बना रहा था। ठीक है, to increase revenue he tried to remove corruption in his state. और अपनी रेवेन्यू जनरेशन के लिए, इंक्रीज रेवेन्यू करने के लिए उसने बहुत कोशिश की कि करप्शन मेरे स्टेट में खत्म हो जाए। क्यों? क्यों वो ऐसा चाहता था? वो ऐसा चाहता था कि अगर अच्छी आर्मी मेरे पास है, मेरे पास अच्छे पैसे हो, तो मैं इन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगा के ले जा सकता था। इसीलिए उसने अपनी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ही एनहेंस, ही रिऑर्गेनाइज हिज आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी वही लोग रखें जो उसके हिसाब से चलें। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दिस इज वाज अ मेन काज, जिससे हम कहें कि अंग्रेज लोगों को क्या जलन होने लगी कि अब हमें मीर कासिम को हटाना है, अब हमें मीर कासिम नहीं चाहिए यहां पे। ठीक है, तो व्हाट वाज दिस, वी विल डिस्कस। नवाब ऑब्जेक्टेड टू यूज टू मिस यूज ऑफ दस्तक। ऑलरेडी जो दस्तक किसने दिया था? फिरोज सयार ने दिया था। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। कब दिया था? चलो 1717 में। ठीक है, इसमें क्या था कि ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे बंगाल में। नवाब ने यह कहा कि अगर ये कंपनी को मिला है, देन उसकी जो ऑफिशियल्स है वो प्राइवेट बेसिस पे इस चीज को क्यों यूज कर रहे हैं? फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग, इंटेलिजेंस ऑफ कंपनी सर्वेंट्स इन प्राइवेट ट्रेड विदाउट पेइंग ड्यूटीज। उसको ये लगा कि कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज हैं वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, तो कंपनी वहां से क्या सोच रही थी? ही विल बी पुपेट। वो डेट मीन्स कि वो अब अगेंस्ट हो रहा है, डे टू डे वो अगेंस्ट हो रहा है किससे? कंपनी से। और कंपनी को ऑलरेडी गुस्सा तो आएगा ही, आपने क्या किया था, किस उम्मीद से बनाया था, और ये आप कर क्या रहा है। ठीक है, क्यों उसने इस प्राइवेट ट्रेड वगैरह चीजों पे उसने इतना कंट्रोल करना चाहा? क्यों ये ऑब्स्टेकल बना इन चीजों में? तो दैट देयर वाज अ रीजन। ये जो इंग्लिश लोग थे ना, ये बहुत ही चालाक थे। अब उनको पता था कि हमारे पास दस्तक है, दस्तक राइट है, दैट मीन्स कि हमें फ्री ट्रेड यहां से हम यहां कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी इनकम जनरेट करने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए, उन्होंने इन दस्तकों को इंडियन मर्चेंट्स को भी दिया ऑन फॉर कमीशन, कि अब हमें आपको ये देंगे क्योंकि तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तुम जब ये दिखाओगे तो तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए वो इंग्लिश लोग, ये जो वो लोग इंडियन मर्चेंट से पैसे ले रहे थे। ठीक है, टू मेक मनी कंपनी सर्वेंट सोल्ड दस्तक। कंपनी सर्वेंट्स ने जो दस्तक मिला था वही भेजा किन लोगों को? इंडियन मर्चेंट्स फॉर कमीशन। किस चीज के लिए? तुम ट्रेड करो फिर हमें कमीशन भी दे दो। ठीक है, देयर आफ्टर व्हाट मीर कासिम डिसाइडेड, दैट वाज द बोल्ड स्टेप। मीर कासिम ने एक ऐसा स्टेप उठाया, दैट वाज द स्टेप ऑफ ब्रेवरी। ठीक है, तो क्या किया उसने? मीर कासिम टुक
बोल्ड स्टेप एंड अबॉलिश ऑल इनलैंड ड्यूटीज। मीर कासिम ने ये डिसाइड किया कि कंपनी के लोग जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो कोई टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर मैं सिर्फ अपने लोगों पे क्यों, इंडियन मर्चेंट्स पे क्यों टैक्स लगा लगा देता हूँ, क्यों हम सिर्फ उनसे टैक्स ले रहे हैं। तो उसने डिसाइड किया कि मैं सभी ये टैक्स, अब कोई टैक्स नहीं देगा, चाहे वो ब्रिटिश का हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंडिया ही का मर्चेंट क्यों ना हो, वो अब वो टैक्स नहीं देगा। ये बात बहुत नागवार गुजरी कंपनी को, ठीक है। हेन द कंपनी वांट्स टू एक्सपेल मीर कासिम। बहुत बुरी लगी उनको ये बात। क्यों, आखिर रीजन क्या था, क्यों कंपनी को ये बात बुरी बुरी लगी कि उसने ड्यूटी फ्री ट्रेड किया सब लोगों के साथ। देयर इज अ रीजन। कंपनी ने ऑलरेडी डिमांड की थी कि मीर कासिम हमें हेल्प कर लेगा, जो भी हम वार में कोई एक्सपेंडिचर होगा तो मीर कासिम वो फुलफिल कर लेगा। अगर ट्रेड से ही इनकम आ रही थी, जब ट्रेड टैक्स ही खत्म किए सब लोगों पे, तो इनकम कहां से आएगी, ठीक है। तो इसी बात पे गुस्सा आया कि उनको, कंपनी को, एंड दे डिसाइडेड टू एक्सपेल मीर कासिम। अब उन्होंने कहा कि हमें मीर कासिम अब थ्रोन पे नहीं चाहिए, ठीक है। दिस लेड टू आउटब्रेक ऑफ वार्स बिटवीन मीर कासिम एंड कंपनी इन 1763। और इसी वजह से 1763 में थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ शुरू हुई किन के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम। ये जो अब लड़ाइयाँ शुरू हुई ना, इसकी वजह से मीर कासिम का माइंड भी सटका गया। उसने कहा कि नहीं, अब मुझे या तो मैं रहूंगा या तो अंग्रेज लोग रहेंगे। उसने क्या किया, ही वेंट टू, वो कहाँ गया यार, कुछ तो दोस्त वगैरह होंगे, उन्हीं के पास गया। अब मीर, इसने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि मुझे यहां से अंग्रेजों को भगाना है। किसने डिसाइड किया, मीर कासिम ने। और इस चीज को करने के लिए, टू ओवरथ्रो ब्रिटिश, मीर कासिम वेंट टू अवध या औध, ठीक है। मीर कासिम कहाँ गया, अवध में। क्या करने के लिए गया, टू ऑर्गेनाइज एन एलियंस। वो अब एक ग्रुप बनाने गया अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको अपनी तरफ खींचने लगा। भाई तुम मुझे सपोर्ट कर लो तो हम यहाँ से ब्रिटिश लोगों को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो किन लोगों के साथ उसने एलियंस बनाई, वो ग्रुप बनाया। तो द फर्स्ट वाज अमंग शुजा उद दौला, जो नवाब था अवध का, एंड शाह आलम सेकंड, जो नॉमिनल मुगल एम्पायर था। तो इन दोनों के साथ इस मीर कासिम ने एक एलियंस बनाई। किस चीज के लिए, कि अब हम लड़ेंगे किन के खिलाफ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। फाइनली दिस एलियंस लेड ए बैटल अगेंस्ट कंपनी। आखिर में इसी एलियंस ने लड़ाई लड़ी किसके साथ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और उसी चीज को हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। उसी बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो कब हुआ था, 1764। तो अगर अब तुम्हें कोई बताएगा कि बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुआ, तो आपका जवाब ये होगा, एक साइड में थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सेकंड साइड में था मीर कासिम, शुजा उद दौला एंड शाह आलम सेकंड, द एलियंस ऑफ थ्री पर्सन्स, ठीक है। तो अब बैटल ऑफ बक्सर में होता क्या है, तो रीजन आपने देखा ही है कि क्यों हुआ ये बैटल। क्योंकि उसने जो एक्सपेक्टेशंस डेवलप हुई थी कंपनी के माइंड में कि ही विल परफॉर्म जैसे हम उसको कहें, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, ठीक है। सेकंड थिंग थी, उसने ये जो ट्रेड ड्यूटीज थे, इनलैंड ट्रेड ड्यूटीज थे, जो भी टैक्स देने पड़ते थे मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को, ठीक है। और ब्रिटिश लोग इस चीज से फ्री थे, लेकिन इंडिया वाले दे रहे थे। मीर कासिम ने ये सोचा कि जब वो नहीं दे रहे तो इंडिया वाले क्यों देंगे। तो ये चीज उनको बहुत बुरी लगी। तो यही दो रीजन बने मेन, किस चीज के लिए, बैटल ऑफ बक्सर के लिए। तो फाइनली इस बैटल में हुआ क्या, दिस बैटल वाज फॉट ऑन अक्टूबर 22, 1764। तो बैटल कब हो जाता है, 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है। बिटवीन ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर मेजर हेक्टर मनरो। ब्रिटिश
किन आर्मी के बीच में हो जाएगा? कंपनी के एंड इंग्लिश के, कंपनी के सॉरी एंड ये जो नवाब और उसकी एलियंस जो है, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्मी जो थी वो उनका जो कमांडर था दैट वाज मेजर हेक्टर मनरो, दैट वाज मेजर हेक्टर मनरो, ठीक है। एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द एलियंस, और सेकंड साइड में कौन लोग थे? इस एलियंस के फोर्सेस थे। इंग्लिश ट्रूप्स नंबर्ड, इंग्लिश कितने लोग थे? 7,702, ठीक है। उसमें से 857 यूरोपियंस थे, 5,297 सिपाही थे एंड 918 इंडियन कैवलरी थी। तो दूसरी तरफ में नवाब की आर्मी कितनी थी? 50,000, 50,000, ठीक है। फाइनली दिस बैटल वाज वोन बाय, किसने जीता था? कंपनी ने। अब जब कंपनी ने बैटल जीत लिया तो ये तो पक्का ही है कि कुछ चीजें अब चेंज होगी, कुछ नहीं बहुत चीजें अब चेंज हुई, ठीक है। तो क्या क्या हुआ इसके बाद? उसके बाद बैटल के बाद क्या हुआ? एक ट्रीटी साइन की गई थी इन लोगों के साथ, एक्सेप्ट मीर कासिम के बगैर शाह सूजा एंड, और कौन था? बोलो कौन था? शाह सूजा एंड शाह आलम सेकंड, इन दोनों के साथ एक ट्रीटी साइन की गई थी, और उस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो 1765 में साइन की गई थी, 1765 में, ठीक है। कब? 1765 में। तो अगर हम यहां पे देख लेंगे फिर क्या हुआ, जो ट्रीटी में क्या क्या हुआ वो चीजें अब हम देख लेंगे। आफ्टर द डिफीट शुजा उद दौला एंड शाह आलम वायर फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो पहले मैंने आपको बताया है। अब शाह शुजा को क्या करना पड़ा और शाह आलम को अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी क्या करना था, वो सभी चीजें हम यहाँ पे आप देख लेंगे। शुजा उद दौला सरेंडर्ड इलाहाबाद एंड कारा टू एम्पायर शाह आलम सेकंड। शुजा उद दौला की जो भी टेरिटरी थी उसमें दो एरियाज थे, एक था इलाहाबाद एंड कारा। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी वो उसको देने थे शाह आलम सेकंड को, इसको देने थे। दिस वाज द फर्स्ट क्लॉज ऑफ दिस ट्रीटी। सेकंड, शुजा उद दौला एग्री टू पे 50 लाख रुपीज फॉर वार डैमेज टू ब्रिटिशर्स। सेकंड चीज क्या हुआ कि शाह शुजा को 50 लाख रुपीज देने पड़े कंपनी को, किस चीज के लिए? कि जो वार में डैमेज हुआ कंपनी को, उस चीज के लिए, ठीक है। एंड थर्ड, ही साइनड एन एलियंस विद कंपनी, और शुजा उद दौला ने यह कहा कि मैं अब एलियंस क्रिएट कर रहा हूं, किसके साथ? कंपनी के साथ। एंड कंपनी प्रॉमिस टू सपोर्ट नवाब अगेंस्ट अटैक, और कंपनी ने क्या कहा कि अगर शुजा उद दौला ने एलियंस किसके साथ अब ज्वाइन की, हाथ किसके साथ मिलाया? कंपनी के साथ। कंपनी ने कहा कि तुम हमारे साथ आप तो हाथ आपने मिलाया ही है, तो अब हम ये करेंगे कि अगर आप पे कोई अटैक कर लेगा, अगर तुम पे कोई अटैक कर लेगा तो हम आपको उसे बचाएंगे, लेकिन 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 ब्रिटिश लोगों का मकसद क्या था? पैसा, ठीक है। एंड बट हैड टू पे फॉर द सर्विस, हम अगर हम किसी आपको बचाएंगे किसी अटैक से, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, इस चीज के लिए आपको पैसे देने होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो रही थी बात किसके साथ? किसके साथ? शुजा उद दौला के साथ। क्या क्या किया? फर्स्ट थिंग, उसको दो एरियाज किसको देने पड़े? शाह आलम सेकंड को। एलियंस बनाई कंपनी के साथ, वो उसको हेल्प कर लेंगे, ठीक है। और वार कंपनसेशन भी देना पड़ा, ठीक है। तो शाह आलम के साथ क्या किया गया था? फर्स्ट थिंग, शाह आलम ने अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो उसको दो प्लेसेस मिले थे उनको एक्सेप्ट किया, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, ही इशूड ए फरमान सॉरी, ठीक है। ही इशूड ए फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द इंग्लिश। यहां पे सबसे बड़ी बात यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीवानी, दिस इज द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब तक उनको सिर्फ जिम्मेदारी मिल रही थी, ठीक है, लेकिन अब
राइट टू कलेक्ट, अब वो कलेक्ट कर सकते थे रेवेन्यू। दैट मीन्स कि बंगाल का अब खात्मा हो गया। और किन एरियाज का मिला? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। मतलब कि जो भी रेवेन्यू कलेक्शन जमींदार से लिया जाएगा, मर्चेंट से लिया जाएगा, वो अब कलेक्ट कर लेगी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट मीन्स कि अब कंपनी और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाली है। नो डाउट कि जो वहां पे एम्प्लॉयज थे वो करप्टेड थे, लेकिन अगर हम यहां से देख लेंगे कि अब उनकी जो इनकम है वो डे टू डे इंक्रीज हो रही थी। ठीक है। प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग 53 लाख टू द कंपनी, और शाह आलम सेकंड को भी 53 लाख रुपीस देने पड़े। किसको? कंपनी को। किस चीज के लिए? निजामत फंक्शंस। अब कंपनी ही निजामत फंक्शंस कर लेगी। व्हाट डज दिस निजामत फंक्शंस मीन? जो अभी तक नवाब कर रहा था, जो अभी तक एम्पायर कर रहा था, वो अब कंपनी कर लेगी। कौन कौन सी चीजें? मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। काम कर लेगी कौन? कौन करवाएगी काम? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। रूल कर लेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन पैसे लेगी किसे? शाह आलम सेकंड से। इतने चालाक लोग थे वो। और इसी सिस्टम को हम कहते थे क्या? ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। काम कर रहे थे मेजर वर्क्स, मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। वो सभी किनके पास था? अंग्रेजों के पास। और ये जो शाह आलम सेकंड था, वो सिर्फ क्या रहा? नाम का नवाब। वो लोकल गवर्नमेंट देख रहा था, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट थी वो डिवाइड हो गई दो चीजों में। एक नवाब, नवाब को क्या था? लोकल गवर्नमेंट। और रेस्ट थिंग्स जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाते हैं वो सिर्फ किन के पास थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है। फाइनली मीर कासिम को अब बैटल के पास डिथ्रोन किया। वो वहां उसका हारना तो डिथ्रोन ऑटोमेटिकली हो ही गया। ठीक है। लेकिन उसको मारा नहीं गया। उसको ये कहा गया कि आप भाग जाओ यहां से। एंड ही बिकेम ए वंडरर। वो एक वंडर जैसी उसने कुछ साल गुजारे उसके बाद। एंड देन इन फाइनली 1777 में उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अब देख लेंगे, और इससे भी और एक चीज हुआ था, यहाँ पे मैं कहना भूल गया था कि रॉबर्ट क्लाइव, पर्सन नेम्ड रॉबर्ट क्लाइव, जो फर्स्ट जो बैटल ऑफ पलासी में कमांडर था। ठीक है। उसको अब गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया था। ठीक है। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या रही अब इस बैटल की? सिग्निफिकेंस क्या रही अब इस बैटल की? डोमिनेंस ऑफ द इंग्लिश पावर। अभी तक हम सोच रहे थे कि ये जो मुगल डायनास्टी के वीक रूलर्स हैं, फिर भी ये कंपनी एज ए ट्रेडिंग कंपनी ही थी। लेकिन यहाँ पे हमारा वो इल्यूजन या डिल्यूजन कीजिए कि वो अब खत्म हो गया। जो धोखे में यहाँ के लोग रह रहे थे कि ये नवाब पावरफुल है, वो खत्म हो ही गया। ठीक है। क्यों? नवाबों को अब उनका पावर क्रश किया गया था। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस रेफर्स हियर के ये जो अब कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू भी कौन कर रहे थे? रेवेन्यू कलेक्शन कंपनी कर रही थी। मतलब कि नवाब के पास अब कुछ नहीं रहा था। इंट्रोड्यूस ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने आपको पहले ही कहा। क्या क्या गया था? निजामत सिस्टम। ठीक है। निजामत में क्या? पुलिस, मिलिट्री, ये सभी चीजें, या जस्टिस, ये सभी चीजें कंपनी ने अपने पास रखे कि ये वर्क हम कर लेंगे। और जो शाह आलम, उसको क्या दिया गया है? डेट वाज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब है ना कि दो गवर्नमेंट्स बने, डेट इज नोन एज द ड्यूअल गवर्नमेंट। और रूल कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। पैसा कौन दे रहा था? शाह आलम सेकंड। इतने चालाक थे ये लोग। ठीक है। तो आई होप, तो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ठीक है। आई होप इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल you will subscribe this. ठीक है। And also you will
लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा है कि पलासी के बाद क्या हुआ, किस तरह मीर जाफर को पहले हटाया गया, फिर उनके बीच में उसके इंटरनल इश्यूज क्या क्या थे, ज़मींदार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एज अ रूलर, ठीक है। और फिर ये जो टसल हुई किस चीज़ के लिए, थ्रोन के लिए, ठीक है। फिर फाइनल में जब मीर कासिम को एज ए नवाब बनाया जाता है, उसको बैक कर रही थी पहले कौन, वेनस्ट्रट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर था उस टाइम कलकत्ता में, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखे हैं। तो इसके बाद जो भी आने वाला फेज होगा हम सभी वीडियोस इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, आई होप you will subscribe the channel and also share videos to your friends. Thank you so much.